नमस्कार, मैं परीक्षित थाड़ा और आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ की हम जब बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करने जैसे इसके कार्य या फिर विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखने के इसके कार्यों की बात होती है। आज हम इसकी स्थापना, इसके संगठन, इसके उद्देश्य और इसकी जो पूंजी है, इसके जो सदस्य देश हैं, उन सब के बारे में विस्तार से समझेंगे और भारत का आईएमएफ के अंदर क्या रोल है और किस तरीके से आईएमएफ ने भारत की सहायता की है, इसको भी हम समझेंगे। तो बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन है। ब्रेटन वुड सम्मेलन के निर्णय के अनुसार 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई और वाशिंगटन में ये स्थापना हुई थी, किंतु इसने वास्तविक रूप से अगर कहें तो 1 मार्च 1947 से कार्य करना प्रारंभ किया था। वर्तमान स्थिति के अनुसार 189 राष्ट्र 189 जो नेशंस हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं। अगर सबसे लेटेस्ट इसके सदस्य की बात करें, सबसे नए सदस्य की इसकी बात करें तो नोरू गणराज्य जो 12 अप्रैल 2016 को आईएमएफ का 189वां सदस्य बना था। क्रिस्टेलिना जॉर्जिया 1 अक्टूबर 2019 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निदेशक हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जो आईएमएफ से रिलेटेड है, पूछे जाते हैं। इसकी स्थापना किस सम्मेलन के दौरान हुई थी? ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वाशिंगटन में हुई थी। कब हुई? 27 दिसंबर 1945 को। वास्तविक रूप से इसने कार्य कब प्रारंभ किया? 1 मार्च 1947 से। वर्तमान में कितने देश इसके सदस्य हैं? 189 देश इसके सदस्य हैं। सबसे नया जो देश इसका सदस्य बना है वो है नोरू गणराज्य, और सबसे महत्वपूर्ण इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जिया, जो 1 अक्टूबर 2019 से कार्यरत है। अब हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो उद्देश्य है वो क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समझौता अनुच्छेदों के अनुसार कुछ उद्देश्य इसके रहे हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलित रूप से विकसित करना इसका एक उद्देश्य है, और विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखना इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा बहुपक्षीय भुगतानों में जो व्यवस्था करनी पड़ती है, तो उस व्यवस्था को स्थापित करके विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त करना या कम करना इसका उद्देश्य है, और सदस्य देशों के प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए अस्थायी तौर पर आर्थिक सहायता भी आईएमएफ प्रदान करता है, और ये इसका एक उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय अदायगी के संकट के समय असंतुलन की मात्रा एवं अवधि में कमी करना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक उद्देश्य रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विनिमय दर को स्थिर करने के लिए की गई थी। ये सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पर्याप्त तरलता के माध्यम से उनके भुगतान संतुलन में सुधार में मदद करता है, वैश्विक मौद्रिक सहयोग में बढ़ोतरी को बढ़ावा देता है। ब्रेटन वुड्स ट्विंस में से एक 1945 में यह अस्तित्व में आया और 189 देशों द्वारा प्रशासित किया जाता है। ये देश ही इसके कार्यों के लिए जवाबदेह भी हैं। आईएमएफ के उद्देश्यों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुनिश्चित करना और सबसे खास विनिमय दर की स्थिरता को सुनिश्चित करना। बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देकर विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त करना या कम करना, भुगतान के प्रतिकूल संतुलन को समाप्त करने के लिए सदस्य देशों को आर्थिक सहायता देना, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा और अवधि के जो असंतुलन होते हैं, व्यापार असंतुलन होता है, उसको कम करना। आईएमएफ के जो कार्य हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। जो सबसे पहला इसका कार्य है वो है निगरानी का।
इस प्रणाली के माध्यम से आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में स्थिरता बनाए रखने के लिए सदस्य देशों की नीतियों, आर्थिक और वित्तीय विकास कार्यों की समीक्षा करता है। आईएमएफ अपने 189 सदस्य देशों को आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने एवं आर्थिक और वित्तीय संकट के प्रति संवेदनशीलता को कम करने और जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाली नीतियों को प्रोत्साहित करने वाले उपायों के बारे में सलाह देता है। यह अपने विश्व आर्थिक परिषद वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में वैश्विक संभावनाओं का नियमित मूल्यांकन प्रदान करता है। इसका जो दूसरा कार्य है वित्तीय सहायता, उसकी हम बात करें तो ये अपने सदस्यों को भुगतान समस्याओं के संतुलन अर्थात आईएमएफ फाइनेंसिंग द्वारा समर्थित आईएमएफ के साथ करीबी सहयोग में राष्ट्रीय प्राधिकरण डिजाइन समायोजन कार्यक्रम को सही करने के लिए धन मुहैया कराता है। इन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन पर सशर्त वित्तीय समर्थन जारी रखता है। इसके अलावा तकनीकी सहायता भी ये प्रदान करता है। तो सदस्य देशों को डिजाइन एवं प्रभावी नीतियों के कार्यान्वयन में उनकी जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने में सदस्य देशों की मदद के लिए तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण भी आईएमएफ मुहैया कराता है। कर नीति एवं प्रशासन, खर्च प्रबंधन, मौद्रिक एवं विनिमय दर नीतियां बनाना, बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली पर्यवेक्षण करना, उसके लिए नियमन करना, विधायी रूपरेखा तैयार करना और उनके लिए डाटा एकत्रित करना, इस प्रकार की जो भी तकनीकी सहायता होती है वो कई क्षेत्रों के लिए आईएमएफ उपलब्ध करवाता है। एसडीआर, स्पेशल ड्राइविंग राइट्स, ये महत्वपूर्ण है, इसे हमें समझना चाहिए। और आईएमएफ के अंदर एसडीआर का क्या महत्व है उसे हम समझते हैं। जो विश्व में अंतर्राष्ट्रीय तरलता है, इंटरनेशनल लिक्विडिटी है, उसकी स्थिति में सुधार के लिए 1971 में इस एसडीआर की सुविधा को शुरू किया गया था। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय भंडार संपत्ति यानी इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स जारी करता है। इसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी एसडीआर, पेपर गोल्ड भी कहते हैं। और ये सदस्य देशों के सरकारी भंडारों का पूरक होता है। आईएमएफ की कुल आवंटन धनराशि करीब 204 बिलियन एसडीआर अर्थात 286 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। आईएमएफ सदस्य आपस में मुद्राओं के लिए स्वेच्छा से एसडीआर का विनिमय कर सकते हैं। एसडीआर का मान 4 मुद्राओं यानी अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और जापानी येन द्वारा तय किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, एसडीआर का मान 4 मुद्राओं द्वारा तय किया जाता है जिसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और जापानी येन शामिल हैं। अक्टूबर 2016 से इसमें चीन का युआन भी शामिल हो जाएगा। अब हम यहां पे बात करते हैं, जब एसडीआर की बात आई है तो हम भारत की बात यहां पे लाते हैं। भारत अब आईएमएफ के वित्त पोषक राष्ट्रों में शामिल है। जी हाँ, भारत पहले आईएमएफ के वित्त पोषक राष्ट्रों में शामिल नहीं था, किंतु अब ये उसके वित्त पोषक राष्ट्रों में शामिल है। आईएमएफ से समय समय पर अपनी आवश्यकता अनुसार ऋण लेता रहा है भारत, और अब वो ऋण लेने के बजाय वित्त पोषक राष्ट्रों की सूची में आ गया है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो भारत बहुपक्षीय संस्था को ऋण उपलब्ध कराने लगा है। मई और जून 2003 में 2 अलग अलग किस्तों में कुल मिलाकर 205 मिलियन एसडीआर अर्थात 291.70 मिलियन डॉलर की राशि भारत ने मुद्रा कोष को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लान अर्थात एफटीपी, फुल फॉर्म फिर से सुन लीजिए इसकी, एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लान। इसके तहत भारत ने ये 205 मिलियन एसडीआर की राशि उपलब्ध करवाई आईएमएफ को। फिर सितंबर से नवंबर के बीच 2002 की तिमाही से भारत को कोष के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लान अर्थात एफटीपी की सदस्यता हेतु चुन लिया गया। एफटीपी में योगदान के लिए ऐसे राष्ट्रों को चुना जाता है जिनकी स्वयं की भुगतान संतुलन अर्थात बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति अच्छी हो, सुदृढ़ हो, तथा जिनके पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा कोष अर्थात फॉरेक्स की उपलब्धता हो।
ऐसे राष्ट्रों से एफटीपी में वित्तीय योगदान की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि ये राष्ट्र मजबूत राष्ट्र समझे जाते हैं और इससे फायदा होता है उन राष्ट्रों को जो दुर्बल भुगतान संतुलन वाले होते हैं। रिजर्व बैंक की विज्ञप्ति है, उसमें कहा गया था कि मुद्रा कोष के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लान एफटीपी के लिए भारत का चयन पहली बार ही किया गया है तथा यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए देश के मजबूत वैदेशिक क्षेत्र एक्सटर्नल सेक्टर का संकेत देता है। तो रिजर्व बैंक ने अपनी विज्ञप्ति में ये बात कही। रिजर्व बैंक ने मुद्रा कोष के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लान के लिए 5 मिलियन एसडीआर की पहली किस्त भारत ने 7 मई 2003 को अदा की थी और इस प्रकार बाकी के 200 मिलियन एसडीआर की दूसरी किस्त 17 जून 2003 को अदा की। इन अदायगियों के लिए इन तिथियों में इतनी ही विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक के आरक्षित कोष से सरकार ने खरीदी थी। तो ये भारत का योगदान रहा है आईएमएफ के अंदर और ये अच्छी बात है भारत देश के लिए कि वो अब मजबूत राष्ट्रों की श्रेणी में है और वित्त पोषक राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया है। संसाधन की हम बात करें, आईएमएफ के वित्तीय संसाधनों का प्राथमिक स्रोत उसके सदस्यों का कोटा है, जो विश्व अर्थव्यवस्था में सदस्य की सापेक्ष स्थिति को व्यापक पैमाने पर प्रतिबिंबित करता है। इसके अलावा आईएमएफ अपने कोटा संसाधनों की पूर्ति के लिए अस्थायी रूप से उधार ले सकता है। अगर आईएमएफ के प्रशासन और संगठन की बात करें तो आईएमएफ अपने सदस्य देशों की सरकारों के प्रति जवाबदेह है। इसके संगठनात्मक संरचना के शीर्ष पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश से एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रत्येक वर्ष आईएमएफ विश्व बैंक वार्षिक बैठक में एक बार मिलते हैं। 24 गवर्नर अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति में बैठते हैं, जिसे आईएमएफसी कहते हैं, और आमतौर पर एक वर्ष में 2 बार ये मिलते हैं। आईएमएफ की ऋण सुविधाओं की बात कर लेते हैं तो आईएमएफ की ऋण सुविधाओं में स्टैंड बाई अरेंजमेंट अर्थात एसबीए आती है। ये एसबीए क्या है? इसके जरिए आईएमएफ आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों को भुगतान समस्याओं में संतुलन अर्थात बीओपी को ठीक करने में मदद करता है। तो बीओपी को ठीक करने के लिए एसबीए अर्थात स्टैंड बाई अरेंजमेंट के द्वारा आईएमएफ मदद करता है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन एफसीएल, ये क्या है? ये उन देशों के लिए है जिनकी बुनियाद, नीतियां और नीति कार्यान्वयन में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ये आईएमएफ द्वारा दिए जाने वाले कोष वित्तीय सहायता में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, खासकर हाल ही में हुए बदलावों का, जिसके अनुसार इसमें किसी चालू शर्तों का उल्लेख नहीं है और न ही क्रेडिट लाइन के आकार की कोई सीमा निर्धारित की गई है। एहतियाती और चल निधि रेखा अर्थात पीएलएल क्या है? पीएलएल अच्छी नीतियों वाले देशों को भुगतान के वास्तविक या संभावित संतुलन को पूरा करने के लिए धन मुहैया कराता है। तो पीएलएल का संबंध अच्छी नीतियों वाले देशों से है, जो उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो वास्तविक हो या संभावित हो उसको संतुलन को पूरा करने के लिए धन मुहैया कराता है और इसकी मंशा बीमा के तौर पर सेवा करने एवं संकट को दूर करने में मदद करने की होती है। अब आते हैं हम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी विस्तारित निधि सुविधा पर। तो ये विस्तारित निधि सुविधा है, इसका उपयोग संरचनात्मक समस्याओं से आंशिक रूप से संबंधित भुगतान संतुलन को ठीक करने में किया जाता है, जिसे व्यापक आर्थिक संतुलन के जरिए ठीक करने में अधिक समय लग सकता है। अब हम आते हैं व्यापार एकीकरण तंत्र पर, द ट्रेड इंटीग्रेशन मैकेनिज्म। इसके पहले हम एक बार बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो गठन है, उसकी सदस्यता और पूंजी है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नियंत्रण एवं प्रबंधन एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में निहित होता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश एक गवर्नर को मनोनीत करता है और जिन्हें मिलकर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन होता है। इसके बाद
प्रत्येक देश एक वैकल्पिक गवर्नर को भी नियुक्त करता है जो मुख्य गवर्नर की अनुपस्थिति में मतदान करता है, वोट डालता है। इस प्रकार प्रत्येक जो गवर्नर होता है उसको कितने मताधिकार प्राप्त होंगे यह उसके देश को प्राप्त कोटा के आधार पर निर्भर करता है। प्रत्येक गवर्नर का 250 मत सदस्यता के तथा उसके देश को प्राप्त कोटे में प्रत्येक 1 लाख एसडीआर पर एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार होता है। तो 250 मत प्लस 1 लाख एसडीआर पर एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार इन गवर्नर्स को होता है। इन दोनों का योग ही सदस्य राष्ट्र के मताधिकार को व्यक्त करता है। इस प्रकार आईएमएफ में अधिक मत देने का अधिकार धनी एवं औद्योगिक देशों को मिला हुआ है, जो कि अन्य विकासशील देशों या अल्प विकसित देशों के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उन्हीं के कोटे की राशि अपेक्षाकृत अधिक है। जो देश अमीर हैं और आमतौर पर वर्ष में एक बार सितंबर से अक्टूबर में इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक होती है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो संसाधन है, तो उसके संसाधन में सर्वाधिक महत्व सदस्य देशों को आवंटित जो कोटा होता है उसका है। 1971 तक की बात करें तो 1971 तक मुद्रा कोष के जितने भी कोटा थे तथा इससे निकाली जाने वाली सहायता राशि थी उसको डॉलर के रूप में व्यक्त किया जाता था, लेकिन दिसंबर 1971 से आईएमएफ के सभी लेनदेनों में विशेष आहरण अधिकार अर्थात एसडीआर के रूप में व्यक्त किए जाने लगे हैं। 1971 में $1 को एक एसडीआर के समान माना जाता था, लेकिन डॉलर का मूल्य गिरने के कारण 12 जनवरी 2017 को एक एसडीआर का मूल्य 1.3527 अर्थात $1.3527 था। वर्तमान में एक एसडीआर का मूल्य लगभग $1.55 के बराबर है। 1 जनवरी 1981 से एसडीआर का मूल्य सबसे बड़े निर्यातक सदस्य देशों की मुद्रा जिसमें यूएस डॉलर, यूरो, येन एंड पाउंड स्टर्लिंग, इन्हें पिटारा कहते हैं, बास्केट, तो इन चारों मुद्राओं के बास्केट के आधार पर निर्धारित किया जाने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एसडीआर के मूल्य निर्धारण के लिए जो वैश्विक मुद्राएं होती है उसकी बास्केट में चीन की मुद्रा रेनमिनबी को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। अब 1 अक्टूबर 2016 से रेनमिनबी औपचारिक तौर पर इस बास्केट में हिस्सा बन गई है। तो आपको ध्यान रखना है जो सबसे लेटेस्ट है रेनमिनबी चीन की मुद्रा है, वो 1 अक्टूबर 2016 से औपचारिक तौर पर ये जो बास्केट है इसमें शामिल हो गई है। तो अब अगर हम हिस्से की बात करें तो अमेरिकी डॉलर का जो हिस्सा है एसडीआर का डिवीज़न मूल्य में वो करीब 41.73% है। अगर हम पूरे 100% में अमेरिकी डॉलर की बात करें तो सबसे ज़्यादा हिस्सा अभी अमेरिकी डॉलर का है 41.73%। 1 अक्टूबर 2016 से इस भारांकन को हम ज्ञात कर रहे हैं। और यूरो की बात करें तो दूसरे नंबर पे यूरो आता है 30.93% के साथ। चीन तीसरे नंबर पे आता है और चीन की जो मुद्रा है जो सबसे बाद में शामिल हुई है चीन रेनमिनबी, ये 10.92% के साथ तीसरे नंबर पे आता है। जापान की मुद्रा जापानी येन 8.33 के साथ चौथे नंबर पे, और यूके की यूनाइटेड किंगडम की जो स्टर्लिंग पाउंड है वो 8.09% के साथ चौथे नंबर पे आती है। इस प्रकार ये 100% हिस्सा एसडीआर कोटे का बास्केट का पूरा होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो सदस्य देश हैं उनके कोटे को निर्धारण करने का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला इस तरीके से है कि जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका औसत भारांकन 50% माना जाता है। अर्थव्यवस्था कितनी खुली हुई है, ओपन इकोनॉमी कितनी है, उस आधार पे 30% भारांकन लेते हैं। आर्थिक जो परिवर्तन होते रहते हैं, आर्थिक परिवर्तनशीलता है, उसको 15% भारांकन दिया जाता है और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व को 5% भारांकन दिया जाता है। इस प्रकार से ये फॉर्मूला तैयार किया गया है जिसके द्वारा सदस्य देशों का कोटा निर्धारित किया जाता है। जीडीपी का मापन 60% भारांकन के साथ बाजार विनिमय दर पर तथा 40% भारांकन के साथ क्रय शक्ति क्षमता पर अर्थात पीपीपी पर
परचेजिंग पावर पैरिटी पर किया जाता है। व्यापार एकीकरण तंत्र की अब बात कर लेते हैं। ये तंत्र आईएमएफ को अपनी इस सुविधा के तहत उन विकासशील देशों को ऋण मुहैया कराने की सुविधा प्रदान करता है जो बहुपक्षीय व्यापार और उदारीकरण की वजह से विपरीत भुगतान संतुलन की समस्या से जूझ रहे हैं। क्योंकि बहुपक्षीय व्यापार उदारीकरण की वजह से ऐसे देश कुछ खास बाजारों में तरजीही पहुंच खो देते हैं और उनकी निर्यात से होने वाली आमदनी कम हो जाती है, या यूं कहें कि कृषि सब्सिडी कम कर दिए जाने की वजह से उनके द्वारा जो आयात किए जाने वाले भोजन की कीमतें हैं उनमें इजाफा हो जाता है। कम आमदनी वाले देशों को ऋण देने के लिए जो आईएमएफ है वो कार्य करता है और इसके लिए व्यापक सुधार के हिस्से के तौर पर नई पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट, गरीबी उन्मूलन और विकास ट्रस्ट जिसे PRGT कहा जाता है, उसके तहत 3 प्रकार के ऋण बनाए गए हैं, जिसमें विस्तारित ऋण सुविधा, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, त्वरित ऋण सुविधा, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी और स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी, इन तीनों को बनाया गया है। तो ये हमने आईएमएफ के बारे में चर्चा की विस्तार से, जिसमें भारत सबसे महत्वपूर्ण था कि भारत अब इसके वित्त पोषक राष्ट्रों में शामिल हो गया है। इसमें जो HDR है उसका क्या महत्व है, उसके गणना करने का फॉर्मूला क्या है, और इसके जो HDR की जो बास्केट है उसमें जो मुद्राएं हैं, US डॉलर है, चीन की जो मुद्रा है, जापान की जो येन मुद्रा है, यूरो है और यूनाइटेड किंगडम की जो पाउंड स्टर्लिंग है, उन सब के बारे में हमने जाना। धन्यवाद।